एक अकड़ू लड़का अमित और एक सख्त मिजाज पर गहरी सोच वाली काव्या की गुस्सा, प्रेम और दर्द से भरी कहानी। कमरे में हल्की सी भीनी खुशबू फैली हुई थी, शायद किसी महंगे परफ्यूम की या उस साड़ी की जो कुछ देर पहले काव्या ने पहनी थी। आईने के सामने खड़ी काव्या के चेहरे पर हल्की सी शर्म और जिद का अजीब सा मेल था। उसे पता था कि ये पीली साड़ी उसके ऊपर देखकर अमित के मन में कैसी आग लगा देगी, लेकिन अपने शौक के आगे उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया था। पीली रंग की साड़ी उसकी सांवली दमकती रंगत पर ऐसे लग रही थी जैसे जलते अंगारों पर सुबह की ओस चमक रही हो। तभी दरवाजा अचानक खुला। अमित तेज कदमों से अंदर आया और उसे देखते ही ठिठक गया। उसकी आंखों में एक साथ गुस्सा और कुछ और भी जलने लगा। वो सिर से पांव तक काव्या को घूरता रहा और बोला, मैंने मना किया था ना काव्या, आज के फंक्शन में ये साड़ी पहनकर नहीं जाना है। उसकी आवाज में गुस्से से ज्यादा एक अजीब सा हक झलक रहा था। काव्या ने नजरें झुका ली, उसकी पलकें कांपने लगीं। बहुत हिम्मत करके उसने कहा, मुझे ये साड़ी पसंद है, सब औरतें पहनती हैं, इसमें क्या बुराई है। वो दीवार का सहारा लेकर जैसे खुद को संभालना चाह रही थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया। गलत? अमित चीखा। तुम्हें अंदाजा भी है तुम कैसी लग रही हो इस साड़ी में? काव्या घबरा गई, बोली, पर हमारे परिवार की औरतें भी तो पहनती हैं। अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, वो औरतें मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उन पर मेरा कोई हक नहीं। लेकिन तुम, उसने उसके गले पर उंगली ठोकते हुए कहा, तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारा फर्ज है कि मेरी बात मानो। गुस्से से भरा अमित उसका हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ा। काव्या ने झटके से हाथ छुड़ाया और दरवाजे की ओर बढ़ी ही थी कि अमित ने और ज्यादा गुस्से में आकर उसका बाजू पकड़कर उसे वापस कमरे में धकेल दिया। दरवाजा जोर से बंद किया और ताले में बंद कर दिया। काव्या इस तरह की हरकत के लिए तैयार नहीं थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे लगा था कि शायद कुछ बहस होगी, फिर वो मान जाएगा या उसे बस कपड़े बदलने को कहेगा। पर उसे क्या पता था कि एक साड़ी अमित को इस कदर भड़का देगी। ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे जाने दीजिए प्लीज, फंक्शन में जाना है, हम पहले ही लेट हो रहे हैं। आज मेरी बहन की सगाई है। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ देर पहले जो हिम्मत थी अब खत्म हो चुकी थी। अमित ने एक कदम और आगे बढ़ाया और उसके चारों ओर बाहें कस दी। जाने दो। उसकी नजरें अब काव्या के चेहरे पर जलती सी महसूस हो रही थी। ये साड़ी तुमने क्यों पहनी? तुम्हें अंदाजा है तुम कैसी लग रही हो? अगर सगाई में जाना है तो सबसे पहले ये साड़ी बदलो। वो गुर्राया। काव्या का चेहरा पसीने से भीग गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। अमित की नजरें उसे झुलसा रही थी। बदल दो ये साड़ी अभी और इसी वक्त, कहते कहते अमित ने उसे पकड़कर खींचा। काव्या घबरा गई। उसने जल्दी से खुद को संभाला। शर्म से उसके गाल लाल हो गए थे। वो सिर झुकाकर किसी अपराधिनी की तरह खड़ी थी। अमित की आंखों में अब सिर्फ गुस्सा नहीं था, वहां एक और आग थी, चाहत की, बेचैनी की। काव्या की पलकों पर आंसू तैरने लगे। वो कांपती सांसों के साथ कमरे के एक कोने में जाकर खड़ी हो गई। अमित के गुस्से से बचने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ठीक है, आप जाइए, मैं कपड़े बदल लेती हूँ। उसके होंठ कांपते हुए हिले। अमित ने रुककर कहा, हाँ बदलना तो पड़ेगा ही, मगर मैं नहीं जाऊंगा। अमित की आवाज में एक धीमा सा पागलपन था। काव्या ने चौंक कर नजरें उठाई। अमित अब पूरी दिलचस्पी से उसे सिर से पांव तक देखे जा रहा था। आपके सामने, आप जाइए, मैं जल्दी से तैयार होकर आती हूँ। काव्या ने सिर झुकाकर बड़ी विनम्रता से कहा। उसकी आवाज में झिझक और शर्म की लहर साफ झलक रही थी, जैसे हर सांस कांपती जा रही हो। उसने पीठ घुमाई और साड़ी ठीक करने लगी, लेकिन अमित वहीं खड़ा रहा, बिल्कुल स्थिर। अगर इस साड़ी में तुम पूरी महफिल के सामने अपनी खूबसूरती दिखा सकती हो तो मैं तो तुम्हारा पति हूँ, मुझसे क्या शर्म? अमित के लहजे में अब गुस्से से ज्यादा जलन और अधिकार का दावा था। काव्या की सांसें उलझने लगी। भले ही शादी को 4 महीने हो चुके थे, पर उनके बीच अब तक एक दूरी बनी हुई थी। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी उन्होंने कभी एक ही बिस्तर साझा नहीं किया था। ऐसे में अमित की नजरों का ऐसा असर उसे भीतर तक तोड़ रहा था।
आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आपको कोई हक नहीं कि मुझे इस तरह हुक्म दे। आपने जिस वजह से मुझसे शादी की, मैं वो निभा रही हूँ, लेकिन हर बात में आप अपनी मर्जी नहीं थोप सकते। कम से कम मैं क्या पहनूं, इसका फैसला तो मुझे करने दीजिए। उसकी आवाज कांप गई थी। जाने कितनी बार उसने अपने मन की बातें दफन की थी, सिर्फ अमित की जिद के लिए। हक। अमित धीरे से उसके पास आया। अब उनके बीच फासला कम था। जिस दिन तुमने शादी की थी, उसी दिन तुम्हारे सारे हक मेरे नाम हो गए थे। ये तो मेरा धैर्य है कि अब तक मैंने तुम्हारे उस हक को हाथ भी नहीं लगाया, वरना अगर मैं अपना हक जताने पर आ गया तो शायद तुम सह नहीं पाओगी। काव्या की आंखों में आंखें डालकर अमित उसके और अपने बीच की अनकही दीवारें गिरा रहा था। तुम मेरी पत्नी हो और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई और तुम्हें उस तरह से देखे। लगता है तुम्हें दूसरों को लुभाने की आदत हो गई है। उसका स्वर कठोर होता गया। काव्या के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से अमित की आंखों में देखा। वहां एक ऐसी आग जल रही थी जिसने उसकी सारी ताकत तोड़ दी। कुछ पल कमरे में गहरी खामोशी छा गई, जैसे वक्त थम गया हो। अब क्या ऐसे ही खड़ी रहोगी? अभी तो तुम्हें जल्दी थी जाने की। तुम्हारी बहन इंतजार नहीं करेगी। जल्दी से कपड़े बदलो। कहते हुए अमित ने खुद ही अलमारी से ब्लू रंग का एक पैजामी सूट निकाल कर रख दिया। मुझे ये पैजामी सूट पहनना नहीं आता, काव्या ने मुश्किल से कहा। उसकी बात पर अमित की मुस्कान छिपाए नहीं छुप रही थी। कोई बात नहीं, ये भी मैं सिखा देता हूँ। आप बदलना शुरू कीजिए, मैं खुद मदद करूंगा। उसने झुककर धीरे से कहा। काव्या की रूह कांप गई। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं खुद कर लूंगी। वो जितना दूर जाना चाहती थी, अमित उतना ही करीब आ रहा था। इन 4 महीनों में काव्या ने खुद को बार बार संभाला था, लेकिन आज जैसे उसके अंदर की दीवारें टूटती जा रही थी। उसे सब कुछ मंजूर था, पर खुद को उस शख्स के हवाले करना मंजूर नहीं था जिससे उसे मोहब्बत नहीं, नफरत थी। ये शादी उसने अपनी मजबूरी में की थी। वो कैसे अपनी रूह, अपना वजूद, अपनी चाहत उस आदमी को सौंप देती? जब अमित ने देखा कि वो बस चुप खड़ी है, तो वो खुद ही आगे बढ़ा। तभी दरवाजा जोर से बजा। काव्या ने झटपट आंखें खोली। अमित झुलझुलाकर दरवाजे की ओर बढ़ा। जी पापा, बस आ रहे हैं। आपकी बहू को तैयार होने में थोड़ा ज्यादा वक्त लगता है। सामने खड़े अपने पिता जितेंद्र कुमार को देखकर अमित ने धीरे से कहा, चलो तुम गाड़ी निकालो, वो आ जाएगी। जितेंद्र कुमार ने सख्ती से कहा। अमित तुरंत कमरे से बाहर चला गया। काव्या ने राहत की सांस ली और फौरन दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। साड़ी उतार कर जैसे ही बिस्तर पर फेंकी, उसका दिल रोने लगा। वो जानती थी उस साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अमित ने सब बर्बाद कर दिया। अब मजबूरी में ही सही, अमित द्वारा दिए गए कपड़े पहनने लगी। बड़ी मुश्किल से चूड़ीदार पैजामा पहना, फिर खुद को आईने में देखा और कमरे से बाहर निकल गई। बाहर गाड़ी में उसके सास ससुर इंतजार कर रहे थे। ड्राइविंग सीट पर अमित बैठा था। बैक मिरर से वो उसे देख रहा था, मुस्कुरा रहा था। उसका ये पहनावा भी उसे बेहद खूबसूरत बना रहा था। सच ये था, साड़ी में भी जब अमित ने काव्या को देखा था तो उसका दिल मचल गया था, मगर वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि कोई और उसकी पत्नी को उस तरह देखे। गाड़ी में खामोशी थी। अमित गाड़ी चला रहा था, पर उसकी निगाहें बार बार मिरर से काव्या की झलक चुरा रही थीं। ब्लू सूट में गहरे काजल से सजी आंखें, हल्के बिखरे बाल और चेहरे पर चुपचाप सी नाराजगी काव्या के चेहरे पर साफ दिख रही थी। अमित कुछ कहना चाहता था, मगर जैसे उसकी जुबान बंद हो गई थी। काव्या ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। उसकी निगाहें खिड़की से बाहर थी, जैसे वह किसी और वक्त, किसी और दुनिया में खोई हुई हो। करीब 20 मिनट के खामोश सफर के बाद वे लोग फंक्शन हॉल पहुंचे। पूरा हॉल रोशनी में नहाया हुआ था। हर तरफ हंसी ठिठोली, रंग बिरंगे कपड़े और महकती खुशबुएं फैली हुई थी। अमित ने धीरे से काव्या का हाथ पकड़ना चाहा, मगर वह पहले ही अपनी सास के साथ हॉल की ओर बढ़ चुकी थी। उसकी नाराजगी उसके चलने के अंदाज में साफ झलक रही थी। काव्या के माता पिता ने बड़े प्यार से उनका स्वागत किया। वे मेहमानों से मिल ही रहे थे कि अचानक किसी ने पीछे से उसका नाम पुकारा। काव्या! यह आवाज वह भली भांति पहचानती थी। उसका दिल जैसे एक पल को कांप गया। विहान, वही विहान जो कभी उसका मंगेतर था, जिसके साथ उसने सपने देखे थे और जिसने उसे वक्त से पहले तोड़कर हमेशा के लिए चुप कर दिया था। वह
कब लौटा काव्या को पता ही नहीं चला। विहान उसके होठों से नाम जैसे खुद ब खुद निकला। वह घबरा गई और एक कदम पीछे हट गई। विहान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसमें तंज छिपा था। उसने उसे कुछ पल देखा, फिर बोला, वाह काव्या, तुम तो आज भी वैसी ही हो, शायद पहले से भी ज्यादा खूबसूरत। काव्या का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। उसने जल्दी से चारों तरफ देखा। अमित नजर नहीं आया तो थोड़ी राहत मिली, लेकिन उसे नहीं पता था कि थोड़ी दूर पर खड़ा अमित सब कुछ देख चुका था। अमित की मुट्ठी में दबा मोबाइल अब और कस गया था। अमित तेजी से उनकी ओर बढ़ा। काव्या का चेहरा उसे देखकर घबरा गया। विहान ने अमित को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, आप शायद काव्या के पति हैं। बहुत खुशनसीब हैं आप। ऐसी सादगी भरी और सुंदर पत्नी सबको नहीं मिलती। अमित ने भी मुस्कुराकर काव्या की कमर में बांह डाली और जवाब दिया, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काव्या जैसी लड़कियां तो किस्मत वालों को ही मिलती हैं। उसकी मुस्कान में जहर घुला था, लेकिन आवाज शांत थी। वह चाहकर भी विहान का सामना खुलकर नहीं कर पा रहा था। काव्या चुपचाप खड़ी रही, जैसे कोई गलती करती हो। अमित की बाह के घेरे में उसे थोड़ा बहुत सुकून मिला। विहान ने माहौल भाप कर वहां से हट जाना ही बेहतर समझा। उसके जाते ही अमित ने अपनी वहां हटा ली और बिना कुछ बोले हॉल के दूसरे कोने में चला गया। काव्या को लगा जैसे उसके भीतर कुछ टूट गया हो। उसे समझ नहीं आया कि अमित अब उसके बारे में क्या सोच रहा होगा। यही सोच उसे अंदर से खा रही थी। अपनी बहन की सगाई की खुशी जैसे पल भर में गायब हो गई थी। काव्या एक कोने में सिर झुकाए बैठी रही और दूर खड़ा अमित उसे लगातार देखता रहा। उसे लग रहा था कि काव्या अब भी अपने अतीत में जी रही है। वह बिहान की वापसी को रिश्तों के बीच दरार बनते देख रहा था। फंक्शन कब खत्म हुआ काव्या को पता ही नहीं चला। घर लौटते ही वह अपने कमरे में गई और खुद को वॉशरूम में बंद कर लिया। अमित ने चुपचाप उसकी हर हरकत देखी, लेकिन कुछ नहीं कहा और घर से बाहर निकल गया। वॉशरूम के दरवाजे के पीछे काव्या दीवार से टिकी हुई चुपचाप रो रही थी। आईने में खुद को देखा तो अपनी ही आंखों में सवाल तैरते हुए दिखे। दिल पर बोझ ऐसा था कि सांस लेना भी भारी लग रहा था। कलाई में बंधी चूड़ियों की खनक अब ताना लगने लगी थी। तू वो नहीं है जिसकी दुनिया को उम्मीद थी। चेहरा धोकर बाहर आई, मगर मन का बोझ हल्का नहीं हुआ। कमरा खाली था। घड़ी आधी रात का समय दिखा रही थी। काव्या चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और उसी ब्लू दुपट्टे को खुद पर लपेट लिया जो फंक्शन में पहना था। कमरे में अब भी अमित की मौजूदगी की हल्की सी खुशबू थी, वही खुशबू जो काव्या के भीतर एक अजीब सी बेचैनी भर देती थी। उसे एहसास था कि अमित ने आज उसकी तरफदारी की थी, सबके सामने उसका साथ दिया था और उसकी ओर अपने हक का इशारा भी किया था। लेकिन वो ये भी समझती थी कि अब तक अमित के दिल में कहीं ना कहीं शक बैठा हुआ है, उसकी मोहब्बत पर, उसकी वफादारी पर। उधर अमित सड़कों पर गाड़ी लिए बिना किसी मंजिल के यूं ही घूमता रहा। रात गहराती जा रही थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक ही मंजर बार बार घूम रहा था। बिहान की बातें, उसकी निगाहें और काव्या की खामोशी। क्या वो अब भी उसे चाहती है? ये सवाल उसके भीतर कांटे की तरह छुप रहा था। उसने उसे वक्त दिया, कभी जबरदस्ती नहीं की, खुद से दूर रखा ताकि वो सहज महसूस कर सके। लेकिन आज आज शायद मैंने अपनी हदें पार कर दी। सोचते सोचते उसने गाड़ी एक सुनसान पार्किंग में रोक दी, आंखें मूंदी और सिर सीट से टिका लिया। अगर वो मुझसे दूर रहना चाहती है तो मेरे छूने भर से उसकी रूह क्यों कांपती है? मेरे गुस्से पर उसकी आंखें नम क्यों हो जाती हैं? उसके भीतर सवालों का तूफान चल रहा था। काव्या उस वक्त बिस्तर पर लेटी छत को घूर रही थी। अमित की गैर मौजूदगी ने उसके भीतर एक खालीपन भर दिया था। वो चाहती थी कि अमित लौटे, कुछ कहे, उसे यकीन दिलाए कि वो बस उसकी है। लेकिन अमित की चुप्पी उनके बीच दीवार बन गई थी। सुबह की पहली किरण के साथ अमित घर लौटा। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला। काव्या जाग रही थी, लेकिन आंखें बंद थी या शायद सोने का नाटक कर रही थी। अमित बिस्तर के पास आया, कुछ देर तक उसे देखता रहा। उसकी पलकों के नीचे आंसू की नमी थी, जैसे वो पूरी रात रोती रही हो। काव्या के दिल में एक हल्की सी उम्मीद जागी, शायद वो पास आएगा, उसका हाथ थामेगा, कुछ कहेगा, शायद माफी मांगे या कोई सफाई दे। लेकिन अमित बस कुछ पल खड़ा रहा और फिर चुपचाप तकिया उठाया, कंबल लिया और सोफे की ओर बढ़ गया। सोफे पर लेटते ही उसने मुंह दीवार की तरफ मोड़ लिया। काव्या की खामोशी और गहरी हो गई। काव्या की बंद
पलकों से एक और आंसू चुपचाप तकिए में समा गया। एक पल, एक ऐसा लम्हा था जिसमें अगर अमित कुछ कह देता तो शायद काफी कुछ बेहतर हो सकता था, लेकिन वो भी चुप रहा। क्या अमित को उसका दर्द नहीं दिखा? क्या उसे अब भी यकीन नहीं हुआ? क्या अब भी उसे सफाई ही देनी पड़ेगी? काव्या का मन अब टूट रहा था, मगर आंखें गुस्से और तड़प से भरी थी। क्या अमित को सच में लगता है कि मैं बिहान से मिलने गई थी? क्या उसे ये नहीं दिखा कि वो बिना बुलाए आ गया था? मैं खुद हड़बड़ा गई थी। काव्या का गुस्सा अब अपने माता पिता पर भी था। क्यों बुलाया उसे? सिर्फ इसलिए कि वो पापा के बॉस का बेटा है? क्या पुराने रिश्ते इतने जरूरी हैं कि वो मेरे आज को बिगाड़ दे? उसकी उंगलियां तकिए को कसकर थामने लगी। अब वो सफाई नहीं देना चाहती थी, वो चाहती थी कि अमित बिना कहे सब समझे। कमरा अब जैसे वक्त में कैद हो गया था। एक ओर वो अमित था, अपने आत्मसम्मान और अहंकार में उलझा हुआ, और दूसरी ओर वो काव्या, जो बिना कोई सबूत के अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही थी। दोनों एक ही कमरे में थे, लेकिन एक दूसरे से बहुत दूर। सोफे पर लेटा अमित करवट लेकर चुपचाप काव्या की तरफ देखने लगा। वो अब भी वैसे ही लेटी थी, शायद सो चुकी थी, या शायद अंदर से उसी तरह टूट रही थी जैसे अमित। लेकिन उसके बीच खड़ी दीवार अब सिर्फ चुप्पी में नहीं, बल्कि टूटे हुए भरोसे और अधूरे एहसासों से बनी थी। अमित ने आंखें बंद कर ली। काव्या ने तकिया और कसकर पकड़ लिया, और रात उनके बीच एक और दरार छोड़ती हुई गुजर गई। सोफे पर लेटे अमित की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत को घूरते हुए उस शाम को याद कर रहा था, एक सर्द शाम जब उसकी जिंदगी अचानक बदल गई थी। एक सामान्य सी शादी, हल्की गुलाबी रोशनी, रिश्तेदारों की भीड़ और हल्की सर्द हवाएं। अमित ऑरेंज कुर्ते में, बालों में हल्का जेल लगाए, माता पिता के साथ उनके एक पुराने दोस्त की बेटी की शादी में शामिल होने गया था। और फिर वो आई, सुनहरे लहंगे में सजी एक दुल्हन, माथे पर बेंदा, आंखों में संकोच और होठों पर हल्की सी मुस्कान, और चेहरा काव्या का, जिसे वो पहले जानता था, मिल चुका था कई बार। लेकिन उस दिन उसे उस तरह से देखना कुछ और ही बात थी। वो किसी हकीकत की नहीं, किसी ख्वाब की तस्वीर लग रही थी। अमित की नजरें उसके चेहरे पर अटक गई थी, और उस पल मानो उसका दिल उसे पहली बार सच में पहचान गया था। फंक्शन, मेहमान, रिश्तेदारियां सब पीछे छूट गए थे। काव्या के चारों ओर फोटोग्राफर घूम रहे थे, और वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी को कैमरे में कैद होने दे रही थी। वहीं अमित के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे, जैसे उसका दिल उसके कदमों को खींच रहा हो। लेकिन तभी जैसे दिमाग ने दिल को झंझोड़ दिया, ये वही लड़की है जिसकी आज शादी है। अमित ठिठक गया। उसने खुद को रोका, नजरें फेर ली, और खुद को जबरदस्ती पीछे खींच लिया। बस बहुत हुआ, यहाँ एक रिश्ता पूरा हो रहा है और तू ख्वाब देख रहा है। वो काव्या के माता पिता के पास गया, औपचारिकता निभाई, हालचाल पूछा, और बाकी मेहमानों के बीच जाकर बैठ गया। लेकिन उसका दिल वहीं रह गया था, काव्या की सूरत में, उसकी आंखों में, उसकी मुस्कान में। समय बीतता रहा, फोटोशूट खत्म हुआ और काव्या कमरे में बैठ गई। लोग आते गए, फंक्शन बढ़ता रहा, बारात का इंतजार हो रहा था, पर माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। अमित ने घड़ी देखी, बारात का समय निकल चुका था। 1 घंटा बीत गया, और फिर जैसे सन्नाटे में एक चीख उठी। सबकी नजरें दरवाजे की ओर मुड़ गईं। काव्या के पिताजी बार बार फोन कर रहे थे, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। अमित ने एक बार कमरे में बैठी काव्या की तरफ देखा। उसकी मुस्कान अब जमी हुई थी, चेहरा सवालों से भरा हुआ, और आंखों में एक गहरी उदासी। वो अपनी माँ का हाथ थामे बैठी थी, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। तभी उसके पिताजी ने धीमे से कहा, लगता है लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया है, मैं जाकर देखता हूँ क्या बात है। अमित के पिताजी जितेंद्र कुमार, जो काव्या के पिता के पुराने दोस्त थे, साथ में चले गए। कुछ देर बाद जब वो लौटे तो जितेंद्र कुमार की आंखों में जो बात थी, उसने अमित का दिल कपा दिया। काव्या एक दुल्हन थी, लेकिन जैसे किसी ने उसका रंग, उसकी रोशनी छीन ली हो, वो बुझती जा रही थी। उसी पल अमित के मन में कुछ जागा, शायद दया, शायद प्रेम, या कोई अनजाना जुड़ाव जो उसे इस लड़की से बांधने लगा था। कमरे में अब भी गहरी चुप्पी थी। अमित सोफे पर लेटा छत को घूर रहा था।
नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहे थे। बिहान वही लड़का जिसने काव्या को उस दिन अधूरा छोड़ दिया था, आज फिर से क्यों लौट आया? उस दिन जब पहली बार काव्या उसकी पत्नी बनकर उसके कमरे में आई थी, वो बेहद सुंदर लग रही थी, लेकिन चुप। उसकी आंखों में मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ दर्द था। बिहान का दिया हुआ दर्द। आज भी जब अमित ने काव्या को बिहान से बात करते देखा तो वही पुरानी चुभन फिर से उभर आई। उसका डर सच होता लगने लगा, कहीं वो फिर से उसी की परछाई में तो नहीं डूब रही। उसने बिस्तर पर लेटी काव्या की ओर देखा, आंखें बंद थी मगर चेहरा उलझा हुआ। मन किया कि उसके पास जाकर उसका हाथ थामे, कुछ कहे, मगर फिर रुक गया। वो खुद बता सकती थी ना कि उसका बिहान से कोई रिश्ता नहीं, क्यों खड़ी रही उसके सामने? चाहती तो नजरें फेर सकती थी मगर नहीं की। अमित के भीतर शक की आग जल उठी। उधर काव्या की आंखें भले ही बंद थीं, लेकिन दिल पूरी तरह जाग रहा था। उसे अपनी शादी की वो रात याद आने लगी। कितने अरमानों से उसने हर रंग हर गहना चुना था। उसके मन में सिर्फ एक नाम था, बिहान। उसकी पहली मोहब्बत। सालों साथ बिताए थे, एक साथ जीने के ख्वाब देखे थे। जब बिहान विदेश नौकरी के लिए गया, उसने कहा था लौटकर शादी करेगा, और काव्या ने पूरे विश्वास से उस पर यकीन कर लिया। वो काव्या एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शादी की तारीख उसके जाने से पहले तय हुई थी। दिन आया, बारात नहीं आई, सिर्फ एक फोन कॉल आया। बिहान शादी नहीं करना चाहता। एक वाक्य, और जैसे पूरी दुनिया उसके लिए थम गई। सारी खुशियां, सारे सपने चकनाचूर हो गए। कमरे में बैठी वो हजारों नजरों के बीच बिखर गई। शर्म, अपमान और अफसोस से उसका दम घुटने लगा। वो माँ की गोद में गिर गई। हॉल में सन्नाटा छा गया। तभी किसी ने आवाज लगाई, मैं आपकी बेटी को अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। काव्या की सांसें थम गईं। एक जख्म अभी सूखा नहीं था और अब एक नई जिंदगी का फैसला। सामने अमित के पिताजी जितेंद्र कुमार खड़े थे, गंभीर नजरों के साथ। काव्या जानती थी उन्हें, अमित से भी कुछ बार मिल चुकी थी, बस औपचारिक तौर पर। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो अमित के साथ जिंदगी बिताएगी। उसके पापा की आंखें आंसुओं से भरी थी। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा और फिर चुपचाप सिर हिला दिया। उस पल काव्या को लगा जैसे उसकी मर्जी, उसका दर्द, उसकी आवाज सब किसी रस्म की धूल में दब गए हैं। वो मना करना चाहती थी, उसका दिल अभी अभी टूटा था। वो किसी और के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती थी। लेकिन जब उसने अपने पापा का झुका हुआ सिर और टूटा हुआ मन देखा तो उसकी जुबान पर आकर रुक गए सारे शब्द, वहीं थम गए। हाँ, बस यही एक शब्द, और उसी पल वो अमित की दुल्हन बना दी गई। कब, कैसे, क्यों, वो खुद भी नहीं समझ सकी। शादी के बाद अमित ने उसे धीरे से सहारा देकर उसके कमरे तक पहुंचाया। पूरा रास्ता वो खामोश रही, आंखें बंद, जैसे कोई बेजान चीज हो। उस रात दोनों के बीच एक अनकहा समझौता हो गया, जब तक काव्या खुद ना चाहे अमित कभी उसके करीब नहीं आएगा। दोनों एक ही कमरे में एक ही छत के नीचे रहते जरूर थे, लेकिन जैसे दो अलग अलग दुनिया के लोग हों। काव्या अब भी बिहान की बेवफाई के जहर में डूबी थी। रातों को वो चुपचाप तकिए में मुंह छिपाकर रोती और अमित दूर बैठे सब देखता रहता। उसे काव्या की आंखों में वो टूटा हुआ भरोसा साफ नजर आता था, मगर वो कुछ नहीं कहता। कभी कभी काव्या के आंसू उसे अंदर तक हिला देते। अमित चाहता था कि उसके दर्द को कम कर दे, लेकिन वो जानता था कि किसी भी घाव पर मरहम तभी रखा जा सकता है जब उसे पहले महसूस किया जाए। वक्त बीतता गया और अमित को काव्या से मोहब्बत हो गई, मगर वो मोहब्बत उसने अपनी चुप्पी में छुपा ली थी। काव्या खुद को अमित की पत्नी कहती थी, लेकिन उसका दिल अब भी बिहान की बेवफाई का मातम कर रहा था। एक ही छत के नीचे रहते हुए भी दोनों एक दूसरे से बहुत दूर थे। शादी के बाद वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बातचीत भले कम थी, लेकिन अब पूरी खामोशी नहीं थी। जब काव्या अमित के मम्मी पापा के साथ होती तो बड़ी तहजीब से पेश आती, जैसे सब कुछ ठीक हो। अमित भी उसका पूरा साथ देता, लोगों के सामने एक आदर्श पति की तरह पेश आता। इसीलिए उसके माता पिता को कभी ये आभास नहीं हुआ कि उनके बेटे की शादी में कोई खालीपन है। धीरे धीरे अमित ने काव्या के दिल के
बंद दरवाजे पर खामोश दस्तक देना शुरू किया। कभी उसकी पसंद का दुपट्टा ले आता, कभी उसकी मनपसंद चॉकलेट साइड टेबल पर रख देता, कभी फूलों का गुलदस्ता चुपचाप उसके कमरे में छोड़ जाता, बिना कुछ कहे, बिना किसी उम्मीद के। ये उसकी खामोश मोहब्बत का इजहार था। काव्या का दिल अब इन बेजुबान हरकतों को महसूस करने लगा था। वो उन चीजों को बहुत सहेज कर रखती और जब अकेली होती तो उन फूलों को देखकर मुस्कुरा देती। फिर एक दिन उसे बिहान की सच्चाई पता चली कि उसने आखिरी समय पर सिर्फ अपने फायदे के लिए शादी से इनकार किया था। यह सुनकर काव्या को एक बार फिर दुख पहुंचा, लेकिन साथ ही एक अजीब सा सुकून भी मिला। उसे समझ में आ गया कि जो इंसान उसे इस तरह छोड़ गया वो कभी उसका नसीब था ही नहीं। उस दिन के बाद काव्या ने अपने अतीत से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब वह अपने वर्तमान की धूप छांव को महसूस करने लगी थी, और उस वर्तमान में एक ऐसा इंसान था, अमित, जो शब्दों से नहीं, अपने कामों से उसकी जिंदगी में धीरे धीरे जगह बना रहा था। कभी चुपचाप पास आकर उसके बालों को पीछे कर देता, तो कभी उसकी नजदीकी में एक हल्की सी खुशबू छोड़ जाता, जिस खुशबू में काव्या पूरा दिन महकती रहती। अब दो अलग बिस्तर थे जरूर, लेकिन दोनों के दिल एक ही लय पर धड़कने लगे थे। काव्या अब भी अमित को खुलकर नहीं देखती थी, मगर जब वह पास होता तो उसके दिल में एक मीठी सी नरमी उतरती थी। वही नरमी जो उसने कभी बिहान के लिए महसूस की थी, अब न जाने कैसे अमित के लिए होने लगी थी। इन्हीं दिनों में काव्या के माँ बाप ने रिया का रिश्ता तय कर दिया। फैसला जल्दी में हुआ था, शायद इसलिए कि वे फिर से कोई तकलीफ नहीं झेलना चाहते थे। काव्या ने समझाया कि जल्दबाजी ठीक नहीं है, लेकिन जब उसने देखा कि रिया इस रिश्ते से खुश है तो वह भी चुप हो गई। फिर आया मंगनी का दिन। घर में रौनक थी, गहमा गहमी थी, और काव्या की आंखों में फिर से एक सजीव चमक थी। उसने तय किया कि आज वह वही पीली साड़ी पहनेगी जो कभी एक अधूरे ख्वाब की निशानी थी, अब वह उसकी हकीकत का हिस्सा बनने जा रही थी। जब काव्या ने आईने के सामने खड़े होकर वह पीली साड़ी पहनी तो उसे खुद को देखकर यकीन नहीं हुआ। वो अब सिर्फ एक खूबसूरत लड़की नहीं, बल्कि एक पूरी पत्नी लग रही थी, जो अब खुद को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी थी। लेकिन जब अमित ने उसे देखा तो उसकी निगाहें बस ठहर गईं। साड़ी में सजी काव्या इतनी सुंदर लग रही थी कि अमित की नजरें उस पर से हट ही नहीं रही थी, मगर उसके मन में कहीं कोई हल्की सी जलन भी उठी, शायद इस डर की कि कहीं कोई और उसे इस नजर से ना देख ले। जो अमित अब तक हमेशा दूरी बनाए रखता था, वह आज खुद पर काबू नहीं रख पाया। उसका लहजा सख्त हो गया, आवाज ठंडी पड़ गई। यह साड़ी बदल लो काव्या, बस इतना ही कहा। लेकिन काव्या का दिल दुख गया। वो अमित जो कभी जबरदस्ती नहीं करता था, आज सिर्फ एक कपड़े की वजह से इतना सख्त क्यों हो गया। अगर प्यार से कहता तो शायद काव्या खुद ही बदल लेती, लेकिन उसके इस रूखेपन ने उसकी आंखें नम कर दी। फिर भी उसने साड़ी बदल दी, इस उम्मीद और चुपचाप खुशी के साथ कि शायद आज पहली बार अमित ने उसे पूरी तरह से अपनी पत्नी माना है। उसने अमित की पसंद का ब्लू सूट पहना और बिना कुछ कहे तैयार होकर बाहर आ गई। चेहरा भले हल्का नाराज दिख रहा था, लेकिन अंदर कहीं एक मुस्कुराहट थी। उसने सोच लिया था कि रात को जब वो अकेली होगी तो वह कहेगी, आज तुम्हारा बर्ताव मुझे बहुत बुरा लगा। अमित, तुम ये बात आराम से भी कह सकते थे, लेकिन ये सब उसने अपने चेहरे के पीछे छुपा लिया, क्योंकि कई बार कुछ बातें सिर्फ दिल में कह देना ही बेहतर होता है। और शायद अब अमित दिल की बातें सुनने भी लगा था। लेकिन इससे पहले कि काव्या दिल की बात कह पाती, विहान फिर से उसकी जिंदगी में जहर घोलने चला आया। वही विहान जिसने शादी के ठीक कुछ घंटे पहले सिर्फ एक कॉल करके मना कर दिया था। मैंने विदेश में एक लड़की से सिर्फ नागरिकता के लिए शादी कर ली है। अब पूरे 6 महीने बाद वो काव्या के सामने खड़ा था, जिसने कभी उसकी मोहब्बत, उसके भरोसे और उसकी इज्जत को कुचल दिया था। वो आज फिर से हाथ थामने की कोशिश कर रहा था, जैसे अब भी कोई हक बाकी हो। दूर खड़े अमित ने यह सब देख लिया, और यहीं से काव्या की जिंदगी में एक बार फिर उथल पुथल शुरू हो गई। बिहान को उस फंक्शन में काव्या के घर वालों ने नहीं बुलाया था। वो तो अपने पापा के साथ आ गया था।
उसके पापा काव्या के पापा के बॉस थे। अपने बेटे की गलती के लिए उन्होंने काव्या और उसके परिवार से दिल से माफी मांगी थी, इसीलिए पापा ने उन्हें बुला लिया था। बिहान इंडिया में है ये उन्हें नहीं पता था और वो अपने पापा के पीछे दूसरी गाड़ी से चला आया था। फंक्शन में अंकल कोई बवाल नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बिहान को उस वक्त कुछ नहीं कहा और काव्या के मम्मी पापा ने भी खामोश रहना उचित समझा। वो बेझिझक काव्या को देख रहा था और साथ ही अमित को भी, जो शांत, समझदार और एकदम गरिमामय अंदाज में मौजूद था। बिहान को यकीन नहीं हो रहा था कि काव्या अब इतनी आगे बढ़ चुकी है और वो भी एक ऐसे इंसान के साथ जो उससे हर लिहाज से बेहतर है। इसी जलन में उसके अंदर का पुराना स्वार्थ फिर जाग उठा। वो बीवी जो उसे कुछ ही दिनों में छोड़ गई थी, ना नागरिकता मिली, ना मोहब्बत, सिर्फ एक टूटा हुआ सपना। और अब जब काव्या एक नई जिंदगी की ओर बढ़ चुकी थी, वह फिर से लौट आया था उस बंद दरवाजे को खटखटाने, जो अब दोबारा खुलने वाला नहीं था। अगली सुबह का सूरज पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था, लेकिन काव्या के दिल में अंधेरा था। अमित हमेशा की तरह तैयार हुआ, लेकिन उसने एक भी शब्द नहीं कहा, ना सुबह की गुड मॉर्निंग, ना कोई बाय। बस चुपचाप अपना कोट उठाया, घड़ी पहनी और दरवाजा बंद कर चला गया। काव्या के दिल की धड़कन जैसे उस बंद दरवाजे की आवाज के साथ थम सी गई। दिन भर वो बेचैनी से जूझती रही, फिर उसने तय किया, अब और नहीं, अब मैं सब सच कहूंगी। अमित को सब कुछ साफ साफ बता दूंगी। बिहान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं सिर्फ अमित से प्यार करती हूँ। यह सोचकर काव्या का दिल कुछ हल्का हुआ, लेकिन शाम एक और तूफान ले आई। दरवाजे की घंटी बजी, काव्या ने खुद दरवाजा खोला। सामने विहान था, हाथ में फूलों का गुलदस्ता, आंखों में पछतावा और लबों पर माफी की गुहार। काव्या प्लीज मेरी बात सुनो, मैंने गलती की, मुझे पता है, लेकिन तुम ही मेरी पहली मोहब्बत हो, मैं अब तुम्हें वापस चाहता हूँ। काव्या एक कदम पीछे हट गई, चेहरा सख्त हो गया, दिल में नफरत उभर आई। बिहान, तुमने मेरी जिंदगी के सबसे अहम दिन मुझे अकेला छोड़ दिया था, मेरा भरोसा रौंद दिया था, अब तुम्हें यहाँ आने का कोई हक नहीं है। लेकिन बिहान जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। वो आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। मुझे पता है तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, तुम बस गुस्से में हो, ये फूल तुम्हारे लिए है। काव्या ने गुलदस्ता दूर फेंक दिया। बस करो बिहान, बहुत हो चुका, अब मेरी जिंदगी में अमित है और मैं उनसे प्यार करती हूँ। बिहान के चेहरे पर हार का साया साफ था, फिर भी वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। उसने अचानक काव्या का दूसरा हाथ पकड़ लिया और जबरन अपनी ओर खींचा। नहीं, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें मेरी होना ही पड़ेगा। काव्या चीखने ही वाली थी कि तभी दरवाजा एक झटके से खुला। अमित अंदर आया। कुछ पल के लिए कमरे में जैसे सन्नाटा जम गया हो। बिहान का हाथ काव्या के बाजू पर था और काव्या की आंखों में बेबसी, डर और शर्म की मिलीजुली परछाई। अमित की आंखों में पहले हैरानी, फिर वही पुराना शक, तकलीफ और अंदर तक चुभती खामोशी। काव्या ने फौरन खुद को छुड़ाया और अमित की तरफ बढ़ी। अमित प्लीज, आप गलत समझ रहे हैं, ये मेरी मर्जी से नहीं आया, मुझे नहीं पता था ये यहाँ आएगा। लेकिन अमित कुछ नहीं बोला, बस एक नजर काव्या पर डाली और चुपचाप मुड़कर बाहर निकल गया। न गुस्सा, न सवाल, बस एक ऐसी खामोशी जो सब कुछ कह गई। बिहान जो कुछ देर पहले अकड़ के खड़ा था, अब खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा था। क्यों भाग रही हो उसके पीछे? उसने गुस्से से कहा। उसने मजबूरी में तुम्हें अपनाया है, वो तुमसे मोहब्बत नहीं करता काव्या। बिहान के लफ्जों ने काव्या का दिल छल्ली कर दिया। उसने पूरी ताकत से एक तमाचा बिहान के गाल पर मारा। शायद बहुत पहले करना चाहिए था। बिहान ने तिल मिलाकर उसे देखा और तेजी से बाहर चला गया। लेकिन जो जहर वह घोल गया था, वो अब अमित और काव्या के बीच दरार बनकर खड़ा हो चुका था। अमित जब वापस कमरे में आया तो चुपचाप कोट उतारा, मोबाइल जेब से निकाला और बिना कुछ बोले बिस्तर पर बैठकर जूते उतारने लगा। उसके चेहरे पर न कोई भाव था, न आंखों में कोई रोशनी। काव्या पीछे पीछे कमरे में आई, उसे देखकर अमित के पास बैठ गई और चुपचाप उसके जूते उतारने लगी। बस चाहती थी कि वो रुक जाए, लेकिन अमित ने झटके से अपना पैर खींच लिया। उसकी आंखों में नाराजगी और दिल में बर्फ थी। कभी भी खुद को मेरे पैरों में मत रखना काव्या, उसने बस नजरों से कहा और खुद ही जूते उतारने लगा। काव्या फूट पड़ी। प्लीज अमित, मेरी बात सुनिए, आपने जो देखा वो सब एक गलत फहमी है।
मुझे नहीं पता था विहान वहाँ आएगा। मैं सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ। अमित ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा बिल्कुल पत्थर सा हो गया था। कोई फर्क नहीं पड़ता काव्या, फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि वो क्यों आया या फूल क्यों लाया। मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि तुम उसके इतने करीब क्यों थी। तुम्हारी आंखों में आज भी मैंने उसी बिहान को देखा, उसी की परछाई। काव्या का चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन अमित रोका नहीं। तुम आज भी उसी से मोहब्बत करती हो ना? मैं तुम्हारे लिए शुरू से ही सिर्फ एक मजबूरी था, एक समझौता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। यह कहकर वह उठा और बाथरूम में चला गया। काव्या वहीं खड़ी रह गई, जैसे वक्त रुक गया हो। रात को खाना बन गया लेकिन अमित ने खाने की मेज तक आना जरूरी नहीं समझा। काव्या ने 2 बार आवाज दी लेकिन जवाब में सिर्फ दरवाजे की खामोशी मिली। वह पूरी रात करवटें बदलती रही। अब बहुत हो गया, उसने तय किया। अब सब कुछ साफ साफ कह दूंगी। मेरा अतीत चाहे कितना भी तकलीफ दे रहा हो, पर मेरा आज सिर्फ अमित है, सिर्फ वही। सुबह अमित हमेशा की तरह तैयार हुआ, बैग उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। लेकिन इस बार काव्या दरवाजे पर खड़ी थी। रास्ता छोड़ दो, मुझे देर हो रही है, अमित ने ठंडे लहजे में कहा। तो देर हो जाए, काव्या ने दृढ़ता से जवाब दिया। कब तक भागते रहोगे अमित? कब तक चुप रहकर दिल से बचते रहोगे? वो एक पल को रुका, काव्या की आंखों में झांका। तुम कहते हो मैं आज भी बिहान से मोहब्बत करती हूँ, तो सुनो, अगर करती तो उस रात तुम्हारे साथ इस घर में कदम नहीं रखती। मैंने खुद को तुम्हारे नाम किया, तब भी जब मेरा दिल टूटा था, और आज जब दिल तुम्हारे नाम की धड़कन बन चुका है। तुम कह रहे हो कि मैं आजाद कर दूंगा। अमित सन खड़ा रह गया। मैंने तुम्हारे लिए अपनी साड़ी भी बदली थी, काव्या बोली। तुम्हारे गुस्से में भी मैंने तुम्हारा प्यार महसूस किया था, और जब बिहान मेरे सामने आया मैं बस तुम्हें याद कर रही थी। काश तुम आ जाओ और मुझे बचा लो। काव्या की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूँ अमित। तुम्हारी शख्सियत में, तुम्हारे गिफ्ट में, तुम्हारी छोटी छोटी परवाह में मैंने अपना सपना देखा है। लेकिन तुमने सुने बिना ही फैसला सुना दिया। क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी यकीन नहीं? अमित के हाथ से बैग गिर गया। उसका चेहरा कई भावों से भर गया, हैरानी, पछतावा, अपनापन। काव्या आगे बढ़ी और उसके दोनों हाथ थाम लिए। मत छोड़ो मुझे अमित, क्योंकि अब मैंने खुद को पूरी तरह तुमसे जोड़ लिया है। और सच कहूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी एक बार, बस एक बार अपने दिल की आवाज सुनो, मेरी नहीं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। अमित ने धीरे से काव्या का हाथ छोड़ा, लेकिन बाहर जाने के बजाय उसने उसे एक लंबी नजर से देखा और फिर बैग उठाकर वापस बिस्तर के पास रख दिया। पता है काव्या, अमित की आवाज में हल्का कंपन था, मुझे तुमसे डर लगता है। डर कि अगर मैं तुम्हें छूने की कोशिश करूं तो तुम एक ख्वाब की तरह टूट ना जाओ, खासकर अब जब वह वापस आ चुका है। वह धीरे से सोफे पर बैठ गया, सिर झुकाकर मुट्ठी भींच ली। मुझे लगता है वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा। वह कई सालों तक तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा रहा है, क्या पता तुम फिर से उसे चाहने लगो। अगर ऐसा हुआ तो मैं टूट जाऊंगा काव्या, मैं ये सब सह नहीं पाऊंगा। इसीलिए अगर तुम्हें जाना है तो अभी चली जाओ। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखों में नमी थी और वह अब अपना चेहरा छुपा चुका था। काव्या चुपचाप उसके पास आई, धीरे से उसके बगल में बैठी और अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। अब मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है अमित। उसकी आवाज में सच्चाई और नरमी दोनों थी। जिसने मुझे सबके सामने छोड़ दिया, जो मुझसे अपने फायदे के लिए रिश्ता तोड़ बैठा, मैं उसे कैसे चाह सकती हूँ? अमित ने उसकी आंखों में देखा। वहां अब सिर्फ भरोसा था, लगाव था, सिर्फ उसके लिए। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम हो अमित। तुमने मुझे इज्जत दी, सुरक्षा दी, एक मकाम दिया। जब तुम मुझसे नाराज होते हो तब भी मुझे अच्छा लगता है। तुम्हारी नाराजगी में भी अपनापन महसूस होता है। वो मुस्कुराई और अमित ने उसे कसकर गले लगा लिया। सच कहो, कभी छोड़कर नहीं जाओगी? कभी नहीं। अमित मुस्कुराया। तो फिर जाओ, वही पीली साड़ी पहन लो जो तुम्हें पसंद है। आज फार्म हाउस चलते हैं, सिर्फ हम दोनों। काव्या शर्मा गई। आपको तो मेरी वो साड़ी पसंद नहीं है, अब है, अमित ने हंसते हुए कहा। तुम्हारा वो साड़ी पहनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सिर्फ मेरे लिए। मेरी मोहब्बत थोड़ी सी खुदगर्ज भी है। वो हंस पड़ी, फिर अलमारी से पीली साड़ी निकाली, हल्का सा मेकअप किया और तैयार हो गई। जब वह नीचे आई तो अमित के माता पिता हैरान रह गए। अरे, सुबह सुबह कहाँ निकल पड़े? जितेंद्र जी ने मुस्कुराकर पूछा।
पिताजी फार्म हाउस जा रहे हैं। शादी के बाद थोड़ा वक्त मिल रहा है तो सोचा बीवी के साथ कुछ सुकून के पल बिता लूं। अमित ने जवाब दिया। उनके चेहरे पर चमक थी। कई घंटे बाद जब वे फार्म हाउस पहुंचे तो शाम ढल रही थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। साड़ी का पल्लू उड़ रहा था। अमित पीछे से आया, कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसके बालों में हाथ फेरा। आप तुम्हें देख रहा था, लग रहा था जैसे चांदनी ने तुम्हारे अंदर पनाह ले ली हो। काव्या ने नजरें झुका ली। इतने प्यार से मत देखा करो। अमित ने जब काव्या पर गुस्सा किया था उस दिन के लिए उसने काव्या से माफी मांगी और बोला, मैं उस दिन काफी ज्यादा जलन महसूस कर रहा था, इसीलिए मैंने इस तरीके की हरकत की, लेकिन आगे से मैं फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। तुम्हें प्यार, इज्जत और सम्मान के साथ रखूंगा। काव्या ने कहा कि आप बीती बातें छोड़ दीजिए और भूल जाइए। रही बात झगड़ों की, तो झगड़ा तो पति पत्नी के रिश्ते का एक हिस्सा होते हैं। बस यह है कि झगड़ा अपने दायरे में होने चाहिए, प्यार ज्यादा, झगड़ा कम। अमित बोला, आज की रात सिर्फ हम दोनों के नाम है, ना अतीत, ना कोई परछाई, सिर्फ तुम और मैं। उसने काव्या का हाथ थामा और कमरे के बीच में लाकर मोमबत्तियों की हल्की रोशनी में खड़ा किया। मेरे साथ नाचोगी? मुझे नाचना नहीं आता। मोहब्बत में कुछ सीखना नहीं पड़ता, बस महसूस करना होता है। अमित ने उसे थाम लिया। दोनों बिना किसी संगीत के सिर्फ दिल की धड़कनों पर झूमने लगे। जानती हो काव्या, जब तुम मेरे पास होती हो लगता है सब कुछ थम गया है, वक्त रुक गया है। तुम सिर्फ मेरी बीवी नहीं हो, मेरी रूह हो। काव्या की आंखें नम हो गईं। कमरे में सिर्फ उनकी सांसें थीं। धड़कनें तेज थीं और एहसास गहरे। काव्या ने अपना सिर अमित के कंधे पर रख दिया। उसकी सांसें अमित के दिल की धड़कनों में समा गईं। खामोशी बोल रही थी, चांदनी गवाह थी और वक्त जैसे रुक गया था। उनकी नजदीकियों में कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी, बस एक सच्ची गहरी मोहब्बत थी। इस लम्हे में वो सिर्फ दो नहीं थे, बल्कि एक जान हो गए थे। अब कभी मुझसे दूर मत जाना, अमित ने उसके कान में फुसफुसाया। अगर तुम साथ हो तो जिंदगी खूबसूरत बन जाती है और मैं सारी उम्र तुम्हारे साथ गुजार दूंगा। काव्या के होठों पर एक सुकून भरी मुस्कान तैर गई। उसने और भी कसकर अमित को अपने गले से लगा लिया, जैसे कह रही हो, अब तो तू है तो सब कुछ है। दो अधूरे लोग अब पूरे हो गए थे और एक प्रेम कहानी मुकम्मल हो गई थी। दोस्तों, कभी कभी अधूरी बातें लोगों के मन में शक पैदा कर देती हैं और शक कई बार रिश्तों में दरार लाने का काम कर देते हैं। और देखते ही देखते कब बहुत दरारें गहरी हो जाती हैं कुछ लोगों को पता ही नहीं चलता। कभी भी सिर्फ शक के आधार पर कोई फैसला ना करें। पहले बात की सच्चाई को जानें, उसके बाद तय करें क्या सच है और क्या झूठ। और जो मोहब्बत पहली बार हो वही मोहब्बत सच्ची हो, ऐसा हर बार जरूरी नहीं है। कभी कभी पहली बार में गलत इंसान का चयन हो जाता है। मोहब्बत वही सच्ची होती है जिसके बाद फिर किसी से मोहब्बत ना हो, जिसके मिलने से जिंदगी का अधूरापन पूरा हो जाए। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक है, आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।